वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस। आपके पास समय है, अभी आप सिलेबस को देखिए और ये चेक करिए कि कितने टॉपिक आप सभी ने कवर कर लिए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी भी आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक आपके रह गए हैं। साथ ही साथ किस तरीके से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगी ताकि आपका सिलेबस टाइम से पहले कवर हो जाए और आपका रिविज़न भी हो जाए। और आप लोगों के मन में मैं कहूँगी, कुछ लोगों के मन में ये जो डाउट है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सिलेबस में नहीं है, कृपया वही पढ़ाइए जो सिलेबस में है। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो ये देख पाएँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सिलेबस में है या फिर नहीं है, और जो मैंने पढ़ाया है वो इनफ है या फिर उससे भी ज़्यादा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि हिस्ट्री में मैंने आपको ना तो राजपूत काल कराया है, ना ही मैंने आपको मराठा कराया है, और ना ही मैंने आपको हर्षवर्धन के बारे में बताया है। हालांकि मैं हर्षवर्धन के बारे में, एक आपका क्वेश्चन था जहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में सारी की सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर्षवर्धन के बारे में एक बार और फिर से आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो मैंने सोचा है कि इन तीनों टॉपिक को, आपके राजपूत काल को, मराठा को और साथ ही साथ हर्षवर्धन को एक ही वीडियो में आपको दे दूँगी। तो वहाँ से आपके ये तीनों टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। अब आप एक एक टॉपिक मैच करिए जो मैंने पढ़ाया हुआ है कि वो आपके सिलेबस में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैंने जो टॉपिक कराए हैं वो आपके लिए इनफ हैं या फिर नहीं है। सबसे पहला टॉपिक देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। हमने शुरुआत यहीं से की थी। इन सब के नोट्स मैंने खुद लिखे हैं और आपको लिखवाया हुआ है। मैंने आपको PDF के फॉर्म में भी नहीं दिया है, मैंने सब चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करवाई हैं खुद से। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति, मैंने खुद लिखवाया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म मैंने आपको खुद लिखवाया है। मौर्य वंश में अगर सिर्फ यहाँ पर सम्राट अशोक दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सम्राट अशोक ही आपको पढ़ना है। इसको यहाँ पर अलग से इसलिए दिया गया क्योंकि इनका सबसे प्रतापी शासक यही था, अशोक था, जिस वजह से यहाँ पर अशोक दिया गया है। लेकिन आपको मौर्य वंश के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने आपको मौर्य वंश की एक एक चीज़ बताई है, छोटी से छोटी चीज़ वहाँ पर आपको बताई हुई है। ये सिर्फ वही लोग जानेंगे जो क्लासेस में रेगुलर रहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर हैं, मुझे नाम भी याद है उन स्टूडेंट्स के। तो वो देख रहे होंगे कि एक एक टॉपिक में हमने कवर कराया हुआ है। बस आप लोगों को विश्वास रहे, बाकी तो जो होता है वो तो होता ही है। नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश मैंने आपको एक एक चीज़ डिस्कस की हुई है। हर्षवर्धन मैंने आप एक्सेप्ट किया है कि मैंने हर्षवर्धन, राजपूत काल और मराठा, ये तीन चीज़ें नहीं पढ़ाई, तो मैं एक वीडियो आपको दूंगी सेपरेट। एक चीज़ आप सभी देखते होंगे कि इस चैनल पर सिर्फ मैं ही आपको दिखती हूँ, वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ। चाहे आपका हिस्ट्री ले लो, चाहे आप ज्योग्राफी ले लो, चाहे आप पॉलिटी ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, सभी के सभी सब्जेक्ट मैं ही आपको कवर कराती हूँ। तो थोड़ा तो मुझे टाइम लगेगा। मैं एक दिन में आपको 3 वीडियोस देती हूँ। एक वीडियो आपका करंट अफेयर्स का जाता है डेली, दूसरा वीडियो आपका GS का होता है, और कभी कभी 2 GS के हो जाते हैं, और कभी कभी आपको मैथमेटिक्स भी मिल जाता है। ये डिसाइड होता है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग कि कौन सा वीडियो हम जल्दी दे पाएँ ताकि बच्चे कवर कर लें। तो यहाँ पर एक वीडियो अगर मैं 1 घंटे का बनाती हूँ प्यारे बच्चों, तो उस वीडियो को पूरा रेडी होने में 1.5 घंटे तो एडिटिंग में टाइम लगता है। इसको लगभग 1.5 घंटे इसको जो है एडिटिंग में टाइम लगता है। 1.5 आवर्स इसको एडिटिंग में लगता है। उसके बाद वीडियो को सेंड होने में, एक्सपोर्ट होने में बहुत समय लग जाता है। तो लगभग एक वीडियो अगर 1 घंटे का है तो वो आपके पास लगभग 3.5 घंटे बाद पहुंचती है। तो अगर मैं आपको 3 वीडियो दे रही हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना टाइम यहाँ पर देती होंगी, तब जाके मैं ये 3 वीडियो आपको दे पा रही हूँ। हालांकि अप्रिशिएट आप लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक कहने का तरीका होता है। जैसे एक अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैसेज देख के। उन्होंने बोला कि मैम आप सारे टॉपिक हमें कवर करा रही हैं, थैंक यू सो मच। कुछ टॉपिक हमारे हिस्ट्री के रह गए हैं, बट हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप धीरे धीरे कवर कराइए। आप जितने करा रही हैं वीडियोस वो हमारे लिए इनफ से भी ज़्यादा है, क्योंकि हम उन्हीं 3 वीडियोस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था कि उन्होंने अपनी बात भी रखी और ये भी कहा कि मैम हमें कोई जल्दबाजी नहीं, आप कराइए। तो इस तरीके से बोलने का एक तरीका भी होता है। तो यहाँ पर हमने बात की कि ये तीनों टॉपिक मैं आपको एक वीडियो में दूंगी। सल्तनत काल, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है सल्तनत काल के बारे में। अब आपके सल्तनत काल में 5 डायनेस्टी होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी गुलाम वंश। मैंने आप लोगों को गुलाम वंश में एक एक शासक पढ़ाया है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि बस जो इंपॉर्टेंट है वही बता दो और स्किप करो यार। मैंने आपको गुलाम वंश पढ़ाया है, फिर मैंने आपको खिलजी वंश पढ़ाया है। देखिए अपनी कॉपी को पलट के तो सब कुछ मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर तुगलक वंश पढ़ाया है, तुगलक पढ़ाया है। फिर मैंने आपको सैयद वंश पढ़ाया है, और सैयद के बाद फिर मैंने आपको सबसे लास्ट में लोधी वंश पढ़ाया था। कॉपी पलटिए और देखिए अपनी।
अगर किसी व्यक्ति को यही नहीं पता होगा कि सल्तनत काल में हमारा गुलाम बन जाता है, तो वो तो ये कहेगा ही कि मैम सिलेबस का पढ़ाइए, क्योंकि उसको चाहिए सल्तनत काल, तो सल्तनत काल ही लिखा होना चाहिए, फिर सल्तनत काल, फिर सल्तनत काल, फिर सल्तनत काल। उसको ये नहीं पता है कि सल्तनत काल में गुलाम बन जाता है, खिलजी बन जाता है, तुगलक बन जाता है, सैयद बन जाता है, लोधी बन जाता है, जो कि मैंने करवाया हुआ है। ठीक, तो डिसीजन आपके हाथ में है, जो आपको ठीक लगे आप वो यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में आप एक एक चीज़ उठाकर देखिए कि मैंने आपको कितनी चीज़ें करवाई हुई हैं, एक एक शासक आपको बताया हुआ, एक एक वहाँ पर चीज़ें आपको डिस्कस की हुई हैं। मराठा मैंने अभी एक्सेप्ट किया कि मैं फिर से करवाऊंगी आपको, मराठा मैंने अभी नहीं करवाया है, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्या मैंने आपको 1857 के बारे में नहीं बताया है? तो आपका आंसर आएगा कि मैम 1857 के बारे में डिटेल आपने बताई हुई है सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपको क्या मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं करवाई हैं? तो आपका आंसर तो यही होना चाहिए कि हाँ करवाया है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप अदर टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका कवर हो जाता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को नहीं करवाया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपके 5 मार्क्स के आने हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहीं पर है लोगों को। अब मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बताऊंगी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको क्या पढ़ना होता है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, खासकर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक अभी रह गए हैं आपके और कौन से टॉपिक मैं कवर करा चुकी हूँ, जो मैंने कवर कराया वो इनफ हैवी कि नहीं है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको शुरुआत करनी होती है 1857 की क्रांति जब से हुई है तब से, और फिर आपको 1947 तक, जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, हमारा प्यारा भारत जिस दिन स्वतंत्र हो जाता है उस दिन तक की सभी घटनाएं हमें पढ़नी होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो हमने तय किया वो आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। मैंने एक एक आपको यहाँ पर चीज़ें नोट करवाई हुई हैं। अगर एक छोटा सा भी टॉपिक रहा, मुस्लिम लीग रहा, अगर आपका कोई सा भी छोटा से छोटा टॉपिक रहा तो मैंने वो भी आपको कराया है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको मुस्लिम लीग नहीं दिखेगा, कहीं पर भी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं दिखेगा, कहीं पर भी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन तो दिख रहा होगा, लेकिन कहीं पर भी आपको जो अन्य छोटे छोटे आंदोलन है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वाला सत्याग्रह, नहीं दिखेगा। क्योंकि आपको ये आप समझना चाहिए कि अगर यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 1857 से शुरू करना है और 1947 तक जाना है। कॉपी पलटिए, देखिए कि एक एक चीज़ आपको कवर करवाई गई है। क्या मैंने आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष नहीं करवाया है, जिसमें आपने जो आपके स्वाधीनता आंदोलन है वो पढ़े हैं? मैंने आपको वहाँ पर ये तक पढ़ाया है कि भारत के अंदर आपके कौन कौन से आंदोलन हुए क्रांतिकारी, भारत के बाहर कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, एक एक चीज़ आपको पढ़ाई गई है बेटा, देख लीजिए आप लोग। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने अच्छे से मैंने आपको डिस्कस किया है। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, महात्मा गांधी का एक एक आंदोलन आपको डिस्कस किया गया है, न केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनकी सभी के सभी आंदोलन डिस्कस किए गए हैं, सीक्वेंस भी आपको समझाया गया है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, क्या मैंने आपको ये सब क्रांतिकारी आंदोलन नहीं बताए हैं? उसके बाद आता है विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट। देखिए कुछ टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं हिस्ट्री के और कुछ टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं पॉलिटी के जो हमारे मैच कर जाते हैं। कौन सा टॉपिक मैच होता है? हमारा एक टॉपिक मैच होता है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो क्या मैं आपको दोनों जगह पढ़ाऊँ? तो आप कहेंगे कि जी नहीं मैम, आप एक ही जगह करवा दीजिए, वही हमारे लिए इनफ है। तो मैंने भी तो यही किया बेटा, मैंने एक जगह आपको ये चीज़ कवर करा दी। मैंने पॉलिटी में शुरुआत यहीं से की थी कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। 1935 का ये जो आपका एक्ट था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, मैंने कितने अच्छे से आपको डिस्कस किया। मैंने खुद आपको एक एक एक्ट लिख लिख के बताया। 1773 से मैंने शुरू किया था और वहाँ से मैंने आपको एक एक चीज़ डिस्कस हुई है, उनकी हुई है। 1947 तक के एक्ट मैंने सारे के सारे आपको डिस्कस किए हुए हैं, देखिएगा आप लोग अपनी कॉपी। तो ये चीज़ मैंने आपको कवर कराई है। भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बताया है, आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आपको आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया लास्ट पार्ट में। अब हम आते हैं जियोग्राफी में। शुरुआत मैंने जियोग्राफी की कल से ही की है और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मैं जियोग्राफी को और आपकी पॉलिटी को साथ में लेकर चल रही हूँ। एक दिन आपको जियोग्राफी की वीडियो मिलेगी, एक दिन आपको पॉलिटी की वीडियो मिलेगी। यानी कल जियोग्राफी की मिली तो आज आपको पॉलिटी की वीडियो मिलेगी, ठीक है, ताकि हम मैथमेटिक्स को भी साथ में लेके चलें। जियोग्राफी में मैंने शुरुआत की भारत के भौतिक प्रदेश से, जिसमें मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ाई भारत की।
उसके बाद हम चलेंगे पठार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पठार नहीं लिखा है लेकिन आपको पठार पढ़ना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े, पठार ही नहीं पढ़े, तो फिर क्या पढ़ा आपने? कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वहाँ पर आपको भारत का उत्तर मैदान नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर आपने? तो ये चीज़ें जो हमारा बेस है वो तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी ना। अब कहो कि जियोग्राफी में लिखा है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ऐसे नहीं होता है। भौतिक भूगोल में भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे नदियाँ, नदियों की घाटी में आपको अभी पढ़ाऊंगी, भूजल संसाधन में पढ़ाऊंगी अभी आपको, पर्वत पहाड़ियाँ ये मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं उत्तर भारत में हूँ, दक्षिण भारत की भी मैं आपको कराऊंगी। समय दीजिए आप लोग थोड़ा सा, अपने आप को भी और मुझे भी। टाइम लगता है क्योंकि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि एक वीडियो रेडी होने में कितना समय लगता है। उसके पीछे मोटो यही था ताकि आप लोग समझ पाएँ कि 3 वीडियो बनने में कितना समय लगता होगा। एक मिनट आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देती हूँ। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि किस तरीके से मैं मेहनत करके ये वीडियोज़ देती हूँ। उसके बाद भारत के भौतिक प्रदेश में ही मैं आपको मरुस्थल वगैरह पढ़ाऊँगी और आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक ये कवर कराऊँगी। समय आपको देना होगा, ठीक है। वहाँ पर लिमिटेड टॉपिक दिए हैं लेकिन मैं आपको सारे टॉपिक कराऊंगी। वहाँ पर आपको कहीं पर भी देखिए सिलेबस में आपको दर्रे दिए हैं, कहीं पर भी नहीं दिए हैं। तो क्या मैं दर्रे छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। मैं दर्रे पढ़ाऊंगी, मैं अदर चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि नेसेसरी हैं। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है वो है इंडियन इकोनॉमी। बट फिर भी मैंने अभी रिसेंट में ही इंडियन इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया है खुद से, मोटी मोटी बुक से। उसके बाद मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगी। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग। जैसे ही आपका ज्योग्राफी या फिर आपका पॉलिटी खत्म होगा तो मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगी, ठीक। तो इकोनॉमी भी हो गया। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि पॉलिटी की। तो पॉलिटी की कॉपी पलटिए और देखिए, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? आपको ये नहीं बताया कि संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? आपको यहाँ पर मैंने उद्देशिका नहीं बताई। आपको एक एक चीज़ डिस्कस की गई है जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन अगर आपने पॉलिटी शुरू की है, आपने भारत का संवैधानिक विकास नहीं पढ़ा, आपने फंडामेंटल राइट नहीं पढ़े, मौलिक कर्तव्य नहीं पढ़े, डीपीएसपी नहीं पढ़ा, राष्ट्रपति जी को नहीं पढ़ा, मंत्रिमंडल नहीं पढ़ा, आपने संसद नहीं पढ़े, तो फिर आपने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ें तो मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये हमारा बेसिक है। और ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो हमारे सिलेबस में दिया गया हो वही हमें वहाँ पर पूछा जाए। सिलेबस तो हमें कवर करना ही होता है, साथ ही साथ हमें अदर चीज़ें भी करनी होती हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि सिलेबस में लिखा है भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं, बस इतना कवर कर लिया और हमारा काम हो जाएगा, जितना हमें पढ़ना था हमने क्या किया, इतना सा पढ़ा। तो ये आप मान के चले कि ऐसे ही लोगों का सिलेक्शन रुकता है 2 नंबर से, 1 नंबर से और आधे नंबर से। तो डिसीजन आपके हाथ में है। आप जो भी डिसीजन लें एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा तो मुझे भी जानकर खुशी होगी। भारत के नीति निर्देशक तत्व, क्या मैंने आपको ये अभी नहीं पढ़ाए हुए हैं? तो इसका वीडियो आज आपको मिल जाएगा क्योंकि मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है। और एक दिन मैं आपको जियोग्राफी दूंगी, एक दिन आपको पॉलिटी दूंगी। उसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर। फंडामेंटल राइट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन मौलिक कर्तव्य आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो दिख रही हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी। हालांकि टॉपिक इतने से आपको दिख रहे होंगे लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगी। अगर आपने यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में नहीं पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा, सीएजी के बारे में नहीं पढ़ा, महान्यायवादी के बारे में नहीं पढ़ा, तो फिर क्या मतलब है पॉलिटी पढ़ने का? तो पता तो होना चाहिए। वित्त आयोग, कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया वित्त आयोग का। ढूंढ के दिखाइए कि वित्त आयोग कहीं लिखा है। तो क्या मैं अनुच्छेद 280 छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। हो सकता है यही एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब हम आते हैं जनरल साइंस पर। तो मैं आपको बता चुकी थी कि आपका समय इतना नहीं है, अगर फिर भी समय रहता है तो मैं आपको वीडियो दूंगी बायोलॉजी के। लेकिन मैं आपको साइंस के जो आपका फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री है, इसके मैं भी आपको 400 क्वेश्चन करवा दूंगी दोनों के ही, और उससे बाहर आपका कुछ आना नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको करवा दूंगी, थोड़ा सा समय दीजिए। इसके लिए मैंने बोला है बायोलॉजी के लिए कि जो वीडियोस पहले से हैं आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अंकगणित की बात करें तो ये मैं अभी आपको करवा ही रही हूँ, ठीक। उसके बाद हम आते हैं सामान्य हिंदी पर। देखिए, मैंने आपको विलोम शब्द कराया, संधि मैंने अभी नहीं कराया, पर्यायवाची करा चुकी हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द करा चुकी हूँ, लिंग नहीं कराया है, और मैं आपको ये भिन्नार्थक शब्द भी नहीं कराया है, मुहावरे लोकोक्तियाँ करवा चुकी हूँ, सामान्य अशुद्धियाँ नहीं करवाया है, लेखक और रचनाएं मैं करवा चुकी हूँ। यानी कि ये जो 4 टॉपिक हैं ये भी मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करके दे दूँगी। बस एक वीडियो का काम होता है, ठीक।
नेक्स्ट है अंग्रेजी। तो मैंने आपको बोला है कि इंग्लिश में आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉम्प्रीहेंशन हम क्लास 5 से शुरू करते हैं और हम जब तक बड़े नहीं हो जाते, किशोरावस्था नहीं पहुंच जाते, तब तक हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं। तो क्या मैं कॉम्प्रीहेंशन का वीडियो आपको दूं? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं मैम, ये तो हमारे स्मार्ट एजम्पशन पर है और सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख के कर सकते हैं, वहाँ पर हमें कुछ करना भी नहीं है। तो आपका वहाँ पर जो है दिमाग काम आएगा, तो कॉम्प्रीहेंशन नहीं मिलेगा। बाकी व्याकरण के लिए मैंने बोला है चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इनफ हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग रीजनिंग पर। तो मैं इसके लिए आपको बोल देती हूँ कि आप रीजनिंग कहीं और से कवर कर लीजिएगा। रीजनिंग में शायद आपको ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि रीजनिंग ना पढ़ाने का रीज़न भी है। ठीक, तो आप लोग रीजनिंग कहीं और से कवर कर सकते हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स का तो कोई सिलेबस है नहीं तो फिर उसमें भी बोल दिया जाता कि करंट अफेयर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। ये आंसर नहीं चाहिए मुझे, यही आंसर चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होता है, थोड़ा सा आप लोग समझिए चीज़ों को। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स में आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस में कवर होते हैं। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम जीएस करवाइए, जीके करवाइए, जीएस करवाइए, जीके करवाइए। तो जीएस में आपका क्या आता है, एक चीज़ आप बता दीजिए आज लोग। तो आप कहेंगे कि जीएस में मैम ज्योग्राफी आता है, साइंस आता है हमारा, हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, हम एनवायरनमेंट भी पढ़ते हैं। तो यही तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जीएस में। तो क्या ये जीएस नहीं है? क्या मैं आपको जी के कवर नहीं करा रही हूँ? करंट अफेयर्स में एक एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ। और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस को भी आप लोग देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देश, ये मैं आपको कहाँ पर कराऊंगी? ये जियोग्राफी में कराऊंगी। देश राजधानी मुद्रा करा चुकी हूँ। भारत राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश, ये मैं आपको जियोग्राफी में कराने वाली हूँ। संसद और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? ये आप पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस करवा चुकी हूँ, संगठन करा चुकी हूँ, पर्यटन स्थल करा चुकी हूँ, इंडियन आर्ट एंड कल्चर करवा चुकी हूँ। भारत एवं विश्व के खेल, ये आपके करंट का टॉपिक है जो आपका कवर हो रहा है करंट में। ठीक, भारतीय अनुसंधान संगठन करवा चुकी हूँ। पुस्तकें और लेखक ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। स्टैटिक भी, और जो आपकी करंट से रिलेटेड बुक्स हैं वो भी। पुरस्कार एवं विजेता, आप लोग बताइए कि पुरस्कार एवं विजेता हम 4 साल पुराना पढ़ेंगे या फिर करंट का पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे कि मैम करंट का ही पढ़ना पड़ेगा। तो करंट का क्या मैंने आपको पुस्तकें और विजेता नहीं पढ़वाए हुए हैं? तो आप कहेंगे कि पुरस्कार और विजेता, पुस्तकें, सब चीज़ें आपने करवाई हुई हैं। ठीक, तो ये रहा आपके जनरल अवेयरनेस का, जिसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, तो ये मैं आपको कहाँ पर करवाऊंगी? तो आपका आंसर होगा ये ज्योग्राफी या फिर एनवायरनमेंट, इनमें से किसी एक में मैं कवर करा दूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आपका पोर्शन ऐसा होता है एनवायरनमेंट का जो हम कहाँ पर कवर करते हैं? ज्योग्राफी में कर लेते हैं। अपठित हिंदी गद्यांश, ये आपको खुद से पढ़ना है और इसमें कोई दिमाग वाली बात होती नहीं है। बस आपको यहाँ पर अपने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना है। क्वेश्चन जो दिया रहता है उसका आंसर ढूंढना होता है खाली। ग्राफ एवं तालिका से रिलेटेड एक भी तरीके का प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। हर एक तरीके का प्रश्न आपको मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। हर एक टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर आपको सॉल्व करवाया है। आप वीडियोस उठाकर देख लीजिए तो आपको समझ आएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपने देखा कि आप कितनी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा आपने कितनी चीज़ें कवर कर ली हैं। आप सोच सकते हैं कि आपने लगभग 60% चीज़ें तो कवर कर ही ली हैं। जो बचा हुआ 40% है उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगी। बाकी अब आपके सामने सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैंने आपको सिलेबस के बाहर करवा दिया है, या फिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सिलेबस में दिया है मैंने बिल्कुल भी आपको टच भी नहीं करवाया है। तो आपके सामने है सिलेबस, आप देख सकते हैं। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।